नमस्कार, आपका स्वागत है बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के। पहली खबर लोकसभा चुनाव को लेकर है, जहां चुनावी रण में सभी पार्टियां लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं दूसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने बादशाहपुर विधानसभा का दौरा किया और कई गांव में उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं तीसरी खबर लोहारू से है, जहां वित्त मंत्री जेपी दलाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। और चौथी खबर यमुनानगर से है, जहां नहर में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई। आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। पहली खबर लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज, और साथ ही दूसरी खबर जो है वो गुरुग्राम से है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत का बयान सामने आया। कांग्रेस पर वो जमकर बरसते हुए नजर आए। और तीसरी खबर लोहारू से है, जहां वित्त मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही राहुल गांधी पर भी तंज कसा। चौथी खबर यमुनानगर से है, जहां पर 2 छात्रों की मौत हो गई। नहर में डूबने से 2 छात्रों की मौत का मामला ये सामने आया है। ये दिन की 4 बड़ी खबरें हैं और तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। पहली खबर लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज, चुनाव प्रचार में जुटे राव इंद्रजीत सिंह, और वहीं जेपी दलाल का भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना। चौथी खबर यमुनानगर से मातम में बदल गई रिजल्ट की खुशियां। चलिए रुक करते हैं पहली खबर का। 2024 के चुनावी रण में सभी पार्टियां लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। बीजेपी का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने पर है और 25 मई को हरियाणा में वोटिंग होनी है और इसी के लिए पार्टी खास प्लान तैयार कर आगे बढ़ रही है। बीजेपी नेतृत्व ने इस बार उन इलाकों को टारगेट किया जहां पार्टी का प्रदर्शन 2019 के चुनाव में कमजोर रहा। वहीं कांग्रेस के लिस्ट जारी होने के बीजेपी की राह काफी ज्यादा कठिन होती नजर आ रही है और हरियाणा की कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के साथ कांग्रेस खेला कर सकती है। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन करके मैदान में उतरी है और आप एक तो कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दोनों ने 9 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और साथ ही बीजेपी के लिए चुनाव की राह अब कठिन होती नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं रोहतक लोकसभा सीट की। रोहतक से मौजूदा सांसद बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को उम्मीदवार घोषित किया है और रोहतक लोकसभा क्षेत्र को हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है। देश की आजादी के बाद पहली बार हुए चुनाव में वर्ष 1952 में दीपेंद्र हुड्डा के दादा रणबीर सिंह हुड्डा ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी और हुड्डा के मैदान में उतरने से अब इस सीट पर मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। जेजेपी ने अपना सुर अचानक बदल लिया। पहले भारतीय जनता पार्टी के सवाल पर चुप्पी साधने वाले भाजपा नेता अब हमलावर नजर आते हैं और भाजपा की नीतियों को कोसना भी उन्होंने शुरू कर दिया। वहीं पूरे दमखम के साथ इनेलो भी प्रदेश में जलवा बिखेरने की तैयारी कर रही है। दो 2024 के चुनावी रण में सभी पार्टियां लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और बीजेपी का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने पर है। बता दें कि 25 मई को हरियाणा में वोटिंग होनी है और इसी के लिए पार्टी खास प्लानिंग से आगे बढ़ रही है और बीजेपी नेतृत्व ने इस बार उन इलाकों को टारगेट करना शुरू किया जो पार्टी का प्रदर्शन 2019 में चुनाव में कमजोर रहा और वहीं कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बीजेपी की राह काफी ज्यादा कठिन होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के साथ कांग्रेस खेला कर सकती है। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन करके मैदान में उतरी है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, लगातार
चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपने दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरी हैं और आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, जनता के बीच मौजूद रहते हैं। क्या कुछ जनता का रुख है, सभी दलों की कैसे तैयारी है चुनाव को लेकर? को बता दूं, जिस तरीके से देखा जाए तो जैसे देखा जा रहा है कि लगभग जो है वो 6 तारीख तक जो है सभी नॉमिनेशन जो है वो यहाँ पर नामांकन भर देंगे सभी कैंडिडेट। लेकिन देखा जाए तो तमाम जो है पूरे हरियाणा में लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो काफी जगह जो है लगभग कांग्रेसों में जो है वो अपना नामांकन जो है वो दर्ज करा दिया है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे जो है लास्ट में जो है लगभग जो है वो लिस्ट जारी हुई थी, जिस तरीके देखा जाए तो कांग्रेस की, और कहीं ना कहीं नामांकन जो है वो सबसे ज्यादा पहले जो है वो नामांकन जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर भरी जा रही है। वहीं बीजेपी भी लगातार जो कैंडिडेट है, चाहे वो करनाल की बात कर ली जाए, चाहे वो तमाम जिलों की बात कर ली जाए, लोकसभाओं की बात कर ली जाए, तो सभी जगह जो है बीजेपी भी अब लगातार नामांकन भरने की प्रक्रिया तेजी से जो है वो कर दी है। कई जगह जो है नामांकन भी भर दिए हैं। वहीं फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में भी जो है मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में जो है तमाम, चाहे वो कांग्रेसी हो, बीएसपी हो, आज जो है जो बात की जाए तो इन्होंने हो, चाहे वो जेजेपी हो, तो सभी जो पार्टियों ने जो है वो अपना नामांकन यहाँ पर जो है वो भर दिया गया है। लेकिन बात की जाए तो अभी तक बीजेपी का जो है वो नामांकन नहीं भरा गया है। अभी जो है देखा जा रहा है कि 6 तारीख तक जो है सभी नामांकन जो है वो पूरी तरीके से जो है सभी कैंडिडेट जो है वो भर देंगे। लेकिन जीरो स्तर की बात की जाए तो जिस तरीके से आम आदमी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखा जाए तो चाहे वो लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो वो भूपेंद्र जो है दीपेंद्र यानी कि हुड्डागढ़ जो है वो माना जाता है, क्योंकि उनके दादा भी जो है वो कहीं ना कहीं वहां से जो है वो लोकसभा सीट से रहे और उसके साथ जो है लगातार कई बार दीपेंद्र हुड्डा भी रहे हैं। और उसके साथ ही मैं बता दूं कि फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जो बीजेपी जो है वो 2 बार से जो है यहाँ पर जो है वो लोकसभा की सीट जो है वो मजबूत रही है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी उन इलाकों को जो है वो जो है जाकर के वो उन इलाकों में जो लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से देखा जाए कि जहां 2014-19 में जहां बीजेपी कमजोर रही, उन इलाकों को जो है वो साधने की कोशिश यहाँ पर जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार जनता के बीच में फौरन पहुंच रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो कार्यशैली है वो यहाँ पर जो है वो कमजोरियां जो है वो यहाँ पर गिनाने का काम कर रही है। चाहे वो मेट्रो रेलवे लाइन की बात कर ली जाए, चाहे वो कनेक्टिविटी को लेकर बात की जाए, चाहे वो विकास कार्यों को बात की जाए, जिस तरीके से फरीदाबाद में जो है स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, इस जो है फरीदाबाद में जिस तरीके से देखा जाए तो गंदगी के अंबार है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इन चीजों को लेकर के निशाना साधती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी भी जो है बीजेपी की लगातार जो है 10 साल की जो उपलब्धियां हैं वो यहाँ पर गिनाने का काम करें। तो जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन यहाँ पर जो है टूटा, टूटने के बाद में जो रणनीति है वो अलग दिखाई दे रही है। चाहे वो बीजेपी की बात की जाए, चाहे वो बीजेपी की बात कर लीजिए, क्योंकि जेजेपी के जिस तरीके से गठबंधन टूटा है तो कहीं ना कहीं अब सुर जो है वो जेजेपी पार्टी के जो है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि लगातार जो है वो जेजेपी के दुष्यंत चौटाला वो सिर्फ यही कह रहे कि कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो सीखने को मिली है और इस वजह से उन्होंने साथ दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो है बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं इलाके को जो है वो साधने का काम यहाँ पर कर रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार जो है दूसरी बार जो है वो मौका जो है वो लेने की बात यहाँ पर कर रही है कि तो दूसरी बार मौका दिया जाए और आगे से इस तरीके की जो कहीं ना कहीं जो खामियां नहीं है वो खामियां आपके नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर अब सभी पार्टी अपनी अपनी जो है लोगों से जो है साधने की बात यहाँ पर की जा रही है। कहीं ना कहीं अपील जो है वो अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट देने की बात यहाँ पर की जा रही है। जी ठीक है मोनू, लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रचार के लिए कितने ज्यादा कांग्रेस का चुनाव प्रचार कितना ज्यादा अभी तक हुआ है, और क्योंकि अभी तक जमीनी स्तर पर जो है वो कांग्रेस के नेता नजर नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है? देखिए जिस तरीके से देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है जो है वो लिस्ट जो है वो जारी करी थी, क्योंकि बीजेपी ने लगभग 1 महीने पहले जो है वो लिस्ट जारी कर दी थी। तो बीजेपी की जितने भी लोकसभा प्रत्याशी है वो सभी अपने अपने जो है लोकसभा क्षेत्र में जो है वो जनता के बीच में पहुंचे। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस ने जो है लास्ट के समय में लिस्ट जारी करी है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि लोकसभा क्षेत्र काफी बड़ा होता है, काफी लंबा होता है, कहीं ना कहीं आबादी भी ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं जगह जगह पहुंचना वो कहीं ना कहीं जो है मुमकिन नहीं हो पाता है। तो इसके चलते जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो लोकसभा में जिस तरीके से देखा जाए
कहीं ना कहीं अपने अपने जो क्षेत्र है नजदीक उनको जो है वो साधने की कोशिश करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए वो ग्रामीण क्षेत्र जो है वो साधने बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण जो होता है वो कहीं ना कहीं हार जीत का जो है पैमाना जो है वो तय किया जाता है। जबकि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो जाकर के जो अभी जो है जितने भी कांग्रेसी तमाम नेता है वो लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जाने की बात यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों से जो है वो नाराज होते हुए नजर आ रही है। खासकर जो देखा जाए तो बीजेपी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो सरपंच पंच मेंबर इस तरीके के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर जो है वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से गाँव में विकास होना चाहिए वो सरपंच चुन के आते हैं, उनका जो है लिमिट जो है वो बांध दिया गया है सरकार की तरफ से। गांव में विकास नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरपंचों के जो डंडे और कहीं ना कहीं जो अवसर बोले गए सरकार की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उन चीजों पर भी अब जो है सरपंच और ग्रामीण क्षेत्र जो है वो निशाना साधते हुए यहाँ पर जो वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जी, मोनू पांचाल, लगातार सभी पार्टियां चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, और वहीं जहां बीजेपी 2019 में बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन रहा, वहीं अब किन किन इलाकों पर बीजेपी का टारगेट है, बीजेपी का फोकस है? देखिए, अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी सबसे ज्यादा जो फोकस जो टारगेट जो बना हुआ है, फोकस जो बीजेपी करते हुए ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र स्लम बस्तियों में जो यहाँ पर वो किया जा रहा है, चाहे वो तमाम जो है लोकसभा सीटों की बात की जाए तो क्योंकि सभी लोकसभा सीटों में लगभग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र सबसे ज्यादा अधिक वोट यहाँ पर डालने का काम करता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पोलिंग जो है वो कम की जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अधिक पोलिंग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस जिस तरीके की तमाम पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों को जो है वो अपना साथ लेने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से, क्योंकि हार जीत का जो फैसला जो करती है वो ग्रामीण क्षेत्र करती है, स्लम बस्ती करती है, तो इन इलाकों में जाकर के कहीं ना कहीं लोगों से, जनता से लगातार जो है कहीं ना कहीं रूबरू होना, उनको जो है बीजेपी लगातार उनको यहाँ पर गिनाने का, क्योंकि देखा जाए तो जितनी भी बीजेपी के तमाम जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जो है प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर के यहाँ पर जो है वो गिनाने का काम करते, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे वो फौज की तैयारी जो है, फौज को जो जिस तरीके से सीमाओं का जो फौज है उनको जो है मजबूत करने की बात हो, चाहे देशों में जो बचाने की, तो तमाम चीजों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की नीतियों को गिनाने का काम किया जाता है। ठीक है मोनू, लौटेंगे आपके पास, बनी रही हमारे साथ लगातार। इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। आपसे मेरा सीधा सवाल है कि पिछली बार 2019 में बीजेपी ने 10 की 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, और इस बार बीजेपी कितनी आश्वस्त है कि लोकसभा में 10 की 10 सीटें बीजेपी जीत पाएगी? देखिए, 10 में से ज्यादा तो हम कर नहीं सकते क्योंकि है ही 10, तो 10 सीटें तो हमारी हैं। और मैं पहले इस बात को कहता आया हूं कि हमारा 10 सीटों के आगे तो बढ़ाना नहीं है, लेकिन मार्जिन हम बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं। हर सीट पर पिछली बार से मार्जिन हमारा बढ़ेगा, और मार्जिन कैसे बढ़े, किस प्रकार बढ़े, इसकी कार्य योजनाएं चुनावी चर्चाओं में, चुनावी बैठकों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर निरंतर संगठन के लोग लगे हुए हैं। इसलिए हम इस बात को फिर दोहराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के साथ साथ पिछले मार्जिन को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, अगर रोहतक लोकसभा सीट की बात की जाए तो रोहतक लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, और ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, पिछली बार भी यही सीट, यही घोड़े, यही मैदान थे, इस बार भी वही घोड़े, वही मैदान है। परिस्थितियां क्या बदली हैं? परिस्थितियां 5 साल का काम हमारी उपलब्धियों में और जुड़ गया, और उस 5 साल के जो इस साल के 5 साल के कार्यक्रम है, कार्य हैं, वो कई गुना ताकत को बढ़ाने वाले हैं। इसी 5 साल के दौरान देश के अंदर धारा 370 जो संविधान की सुरक्षा की गारंटी बात करते हैं राहुल गांधी जी, वो ये बात कहते हैं कि बाबा साहब का
जो संविधान था वो पूर्णतया जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता था। उस संविधान की सुरक्षा और इज्जत करने का काम बढ़ा है। इस देश में 500 साल से अयोध्या के अंदर भगवान राम के मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद के ऊपर जो एक कब्जा था और वहाँ रामलला जो टेंट में थे आज भव्य मंदिर के अंदर है। उस समय हमारा विज्ञान जिसमें था उसमें मंगल ग्रह के दक्षिण ध्रुव पर हमने अपने आप को स्थापित किया है। जो लोग झंडे के ऊपर तारा चांद लगाकर खुश होते थे, हमने तो झंडा ही चांद पर पहुंचा दिया। ये उपलब्धि है देश की है। हम आज 5वीं विश्व की बड़ी ताकतें हैं, हम तीसरी ताकत की ओर बढ़ रहे हैं। ये काम हमने जो किया है ये पिछले 5 साल के कामों में जुड़ता है, तो हमारा मार्जिन इन चीजों को देखकर बढ़ता है। देखते हैं तो हमारे लिए पीछे भी कोई चुनौती नहीं थे, आज भी कोई चुनौती नहीं है। ठीक है, सत्यव्रत शास्त्री जी लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश जी, लगातार आपको क्या लगता है कि बीजेपी 400 पार के नारे को इस बार पार कर पाएगी? 400 पार तो बहुत दूर की बात है। भाजपा 150 भी नहीं पार कर पाएगी। हरियाणा में भी उन्होंने 75 पार का नारा दिया था, 40% के जुमलेबाजी करते हैं और अब तो इतने डर गए, खुद प्रधानमंत्री ने 400 पार का नारा देना बंद कर दिया। इसी से आप अंदाजा लगा दें वो उनकी क्या हालत है। और जो भाषा प्रधानमंत्री जी महोदय सार्वजनिक सभाओं में बोल रहे हैं उससे ही पता चलता है कि वो हार की हताशा से कितने डरे, घबराए और बौखला कर अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, मुद्दों से भाग रहे हैं और जन मुद्दों को सुनने की बजाय अपनी तरफ से ऐसे ऐसे काल्पनिक मुद्दे पैदा कर रहे हैं जो है ही नहीं। तो भाजपा की बुरी हालत है और हरियाणा की भी हालत है। शास्त्री जी क्या दावा करते हैं, इनकी इच्छा है, इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, इनको चुनाव प्रचार भी लोग नहीं करने दे रहे, गाँवों में घुस नहीं कर पा रहे। खुद भाजपा के नेता और कार्यकर्ता इनके चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले रहे। खुद भाजपा के नेता और कार्यकर्ता अनदेखा इनका विरोध कर रहे हैं। हरियाणा नहीं मिलने वाली। और जो पहला चरण और दूसरे चरण का चुनाव हुआ है उसमें ये लोग बुरी तरह हार गए हैं, कहीं है नहीं। तीसरे चरण में इनकी हार और ज्यादा होने वाली है। देश में कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और जनता ने साफ संदेश दे दिया है और प्रधानमंत्री महोदय इस संदेश को समझ चुके हैं। अब भाजपा क्या राग अलापते उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, वेद प्रकाश जी हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री भी लगातार बने हुए हैं। सत्यव्रत जी, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जुमलेबाजी करते हैं कांग्रेस, ये बीजेपी में बौखलाहट नजर आ रही है, मुद्दों से भाग रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और साथ ही अभी आपने सुना वेद प्रकाश जी को, वो बोल रहे हैं कि लगातार अगर चुनाव प्रचार करने बीजेपी प्रवक्ता जा रहे हैं तो उनका विरोध किया जा रहा है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ जवाब देंगे? वेद प्रकाश जी बड़े अनुभवी और पुराने नेता हैं जी। ये जिस हल्के में रहते हैं उनके पड़ोस में मेरा हल्का है। ये गुड़गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम भिवानी महेंद्रगढ़ का करते हैं। गुड़गांव लोकसभा में कांग्रेस को प्रत्याशी मिल नहीं पाया। ले दे के ढूंढ ढांड के किसी व्यक्ति को लेके आए और बेचारा न उसको कोई जानता न वो किसी को जानता। वोट के लिए कांग्रेस की तरफ तो हाथ बढ़ा नहीं रहा। दूसरी तरफ हम थोड़ा सा मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो चुनाव की धार कैसे बढ़ रही है। 2014 और 2019 का जो चुनाव था मात्र 5 साल के अंतर के ऊपर हुआ था। 14 का चुनाव सब लोग मानते हैं और हम भी जानते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम का प्रयोग करके जन जन को हमारी जो बात हमको रखनी थी, जहाँ हमारे पास हैंड्स नहीं थे, हमारे पास माउथ नहीं थे, तो हमने सोशल मीडिया को माध्यम बनाकर अपनी बात एक सहज तरीके से रखने के लिए चीजें तय की। लेकिन वेद प्रकाश विद्रोही भी इस बात को बोल रहे हैं कि 2014 से 2024 के कालखंड का 10 साल का कालखंड जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ तक आगे बढ़ चुकी है, पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुकी है, वहां कांग्रेस और कांग्रेस के जो लोग हैं उनके पास संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। वो के एक दूसरे के भरोसे खड़ा है। कांग्रेस चाहती है कि आप और बाकी हमें जिता देंगे, वो चाहते हैं कि कांग्रेस वाले हमें जिता देंगे। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, समय का थोड़ा अभाव है, आपका
चर्चा में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और वेद प्रकाश जी आपका भी धन्यवाद। मोनू पांचाल हमारे साथ संवाददाता बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने बादशाहपुर विधानसभा का दौरा किया और कई गांव में उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के लोगों को पिछले 10 सालों में कई बड़ी सौगात मिली, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और सोहना एलिवेटेड रोड शामिल हैं। और इस मौके पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में लोगों को कई बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसमें 2.5 साल के अंदर जो हमने समय सीमा रखी है उसमें गुरुग्राम में जल्द ही मेट्रो दौड़ेगी। है उनको सिरे चढ़ाने का मन है हमारा। और उसके अंदर सबसे पहले तो मैं जिक्र करता हूं गुड़गांव का मेट्रो स्टेशन जो का विस्तार हुआ है, मेट्रो लाइन का जो विस्तार हुआ है 5,500 करोड़ का, तो 2-2.5 साल के अंदर हम चाहते हैं कि मेट्रो ओल्ड गुड़गांव के अंदर भी चल जाए। दूसरा हमारा प्रस्ताव ये रहा है कि केएमपी के साथ साथ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जिसके ऊपर काम शुरू हो गया है 5,600। दूसरा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का मैं जिक्र कर रहा था जो केएमपी के साथ साथ होगा 5,600 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होंगे और ये केएमपी के साथ साथ घूमेगा और इसके अंदर नई जमीन कोई अधिग्रहित नहीं करी जाएगी। तो मोटी मोटी 2 चीजें तो यही हैं। एम्स का निर्माण भी है, बाकी जो हमारे हाईवेज हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, मुंबई जैसे एक्सप्रेसवे और दौसा से आगे करना, ये सारी चीजें प्रस्तावित हैं और आने वाले समय के अंदर हम मेवात के अंदर भी एक रेल गाड़ी दौड़ाना चाहते हैं। बता दें कि गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने बादशाहपुर विधानसभा का दौरा किया और गांव में उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के लोगों को पिछले 10 सालों में कई बड़ी सौगात मिली। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र कुमार, अभी आपने राव इंद्रजीत सिंह का बयान सुना और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और साथ ही कहा कि 2.5 साल में गुरुग्राम में मेट्रो दौड़ेगी उन्होंने, और साथ ही विकास के कई मुद्दों पर भी उन्होंने बातचीत की गई। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए, जिस तरह से चुनावी रण चल रहा है और पूरे देश भर में चुनाव चल रहा है और ऐसे में गुरुग्राम लोकसभा की बात करें तो गुरुग्राम लोकसभा में भी लगातार राव इंद्रजीत मेवात, बावल और रेवाड़ी गुरुग्राम में लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। और राव इंद्रजीत की माने तो लगातार जो दौरे कर रहे हैं भारी समर्थन उनको मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, साथ ही साथ विकास के नाम और वोट मांग रहे हैं, ऐसा राव इंद्रजीत कह रहे हैं। हालांकि विपक्ष है वो लगातार निशाना साधते नजर आ रहा है कि 400 पार की भाजपा बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं नतीजे आएंगे उसके बाद ये साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि राज बब्बर को कांग्रेस ने यहाँ पर उतारा है और सबसे बड़ी बात है कि राज बब्बर आने के बाद कैप्टन अजय सिंह यादव लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन राज बब्बर का कहना है कि वो धीरे धीरे मान जाएंगे और वो भी चुनावी दौरे करने में जुटे हैं। और राव इंद्रजीत की माने तो लगातार उन्होंने विकास कार्यों की जो बात कही आपने सुना भी होगा कि किस तरह से जो मेट्रो की बात कही कि मेट्रो का विस्तार होगा, साथ ही साथ द्वारका एक्सप्रेसवे बना है और माजरा में जो शिलान्यास हुआ है, साथ ही साथ लोगों का जो सुगम लोगों का जो यात्रा है वो हो रही है, द्वारका एक्सप्रेस काफी बेहतर बनाया गया है। और ऐसे में कई तरह की योजनाएं जो सरकार की चलाई गई थी उनकी बात उन्होंने कही और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो कुछ कार्य बचे हुए हैं उनको भी जल्द वो आगामी योजना में पूरा करेंगे। ठीक है।
ठीक है विजेंद्र कुमार, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हुड्डा के 10 साल की सरकार से 1.5 गुना ज्यादा नौकरियां मेरिट के आधार पर बीजेपी सरकार में दी हैं और साथ ही नौकरियों में ठेका प्रथा खत्म की गई और बीजेपी सरकार ने नीतियां बनाकर काम किया। नौकरियां देने के मामले में कांग्रेस सरकार के समय से बीजेपी सरकार का समय बेहतर रहा और उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी हार के डर से रायबरेली गए और साथ ही ये लोग दिल्ली में बैठकर राजनीति करते हैं, जीतने के बाद 5 साल तक अपने क्षेत्र में जाकर जनता को पूछते भी नहीं। देखिए, हमारी सरकार ने हुड्डा साहब की 10 साल की सरकार से 1.5 गुना ज्यादा नौकरियां मेरिट के आधार पर दी हैं। उसके अतिरिक्त जो एकदम जरूरत के हिसाब से हम कौशल रोजगार के माध्यम से भी लोगों को लगाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यमुनानगर के प्रताप नगर इलाके में 2 छात्रों की नहर में डूबने से मौत हो गई और बता दें कि छात्रों का भी रिजल्ट आया था और इसकी खुशी मनाने के लिए उन्होंने पहले शराब पी और फिर नहर में उतर गए, लेकिन पानी की गहराई ज्यादा होने की वजह से वो वापस नहीं लौट पाए। दोनों छात्रों के शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर के सिविल अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल बड़ी खबर में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।